Welcome back everyone and good morning to all of you friend. Standard 12th and subject that is the economics in English medium. And in this subject I think we already started the chapter number 8, that is the agriculture sector. And in this chapter we already completed the point that is the measures to increase agriculture productivity in institutional measure, and the first one that is the land related reforms. And the first topic that is the importance of agriculture sector in India, then present situation of agriculture sector in India, and the third topic that is the causes of low productivity in agriculture, and the fourth one that is the measures to increase in agriculture productivity. So please friend, now we will going for the topic that is the, yes, causes of low productivity of agriculture sector. I think uh, we completed the first one that is the land revenue collection system. सेकेंड वन दैट इज द एग्रीकल्चर फाइनेंस. तो जो फ्रेंड आज का जो हमारा लेक्चर है वो एग्रीकल्चर फाइनेंस से हम उनकी शुरुआत करेंगे. और लास्ट लेक्चर में हमने लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम जो कंप्लीट कर लिया था. और मैंने शायद आपको पहले जो हम द बिगिनिंग पेज के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की, वहाँ पे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि 8.4 टॉपिक हमने देख लिया था. लेकिन कोई बात, यहाँ पे जो थर्ड टॉपिक का जो इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे जो भी कॉजेज है और उनके अंदर जो सेकंड पॉइंट दैट इज द एग्रीकल्चर फाइनेंस, इस पॉइंट से आज हमारा लेक्चर की हम शुरुआत कर रहे हैं. देखते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस. तो शायद आपको पता होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस यानी कि अगर आप कोई किसी के भी पास से अगर आप लोन ले रहे हो, यानी कि समझो कि जो भी पुअर फार्मर्स है कि उन लोगों को एग्रीकल्चर फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी. तो देखते हैं यहाँ पे कि मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स आर फेसिंग अ पॉवर्टी इन इंडिया, यानी कि जो पुअर फार्मर है, तो यहाँ पे इंडिया के अंदर तो ज़्यादातर तो मेजोरिटी फार्मर कैसे है, पुअर है. दे आर इन नीड ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, यानी कि उन लोगों को एग्रीकल्चर फाइनेंस यानी कि पैसे की ज़रूरत पड़ती है. तो उन लोगों को पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? टू बाई फर्टिलाइजर, सीड्स, पेस्टिसाइड. यानी कि आप देख सकते हो कि फर्टिलाइजर परचेज करने के लिए, सीड्स परचेज करने के लिए, और जो पेस्टिसाइड्स है सब परचेज करने के लिए जो फार्मर है उनको पैसे की जरूरत पड़ती है. नीड एग्रीकल्चर फाइनेंस. दे रिक्वायर फाइनेंस टू डू कल्टीवेशन. और जो भी वो कल्टीवेशन कर रहा है उनके लिए भी उनको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, यानी कि पैसे की जरूरत पड़ेगी. बट सिंस इंडिपेंडेंस अ ग्रेट रोल इज प्लेड बाय प्राइवेट मनी लेंडर्स. यानी कि फ्रेंड अगर हम इंडिपेंडेंस यानी कि फ्रॉम द 1947 से अगर हम ये सोचने की, ये देखने की कोशिश करें कि यहाँ पे जो प्राइवेट मनी लेंडर्स है उन लोगों को यहाँ पे उन लोगों का जो रोल था यहाँ पे इम्पोर्टेंट था, या तो हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट तो नहीं था, लेकिन उनका जो यहाँ पे रोल परफॉर्मेंस था वो थोड़ा ज़्यादा था. यानी कि ज़्यादातर जो फार्मर थे वो प्राइवेट मनी लेंडर्स के पास से वो लोग पैसे ले रहे थे. यानी कि 71.6% agriculture finance business was managed by money lenders in 1951. सो प्लीज़ फ्रेंड मेक अंडरलाइन कि अगर हम यहाँ पे 1951 की बात करें, यानी कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप देख सकते हो कि उस टाइम में हमारे देश के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो फार्मर्स थे, यहाँ पे परसेंटेज भी लिखे हुए हैं कि जो टोटल फाइनेंस था एग्रीकल्चर फाइनेंस, उसमें से 71% फाइनेंस या तो 72% फाइनेंस सिर्फ प्राइवेट जो फाइनेंसर थे, जो प्राइवेट मनी लेंडर्स थे, उनके पास से आ रहा था. यानी कि गवर्नमेंट के पास से सिर्फ 29%. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ज़्यादातर जो फाइनेंस था वो कहाँ से आ रहा था, प्राइवेट मनी लेंडर्स के पास से. और वो यहाँ पे ईयर भी दिया हुआ है 1951. दे वेर प्रोवाइडिंग फाइनेंस एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. यानी कि वो प्राइवेट जो भी फाइनेंसर होते हैं उनका जो इंटरेस्ट का रेट क्या होता है, हाई. एंड नॉट इवन दैट दे वर डूइंग मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट टू एक्सप्लॉइट पुअर फार्मर्स. यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि लोग क्या कर रहे थे, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, यानी कि हिसाब में गड़बड़ी करना, और उससे जो एग्रीकल्चर के जो पुअर फार्मर है उन लोगों के साथ वो क्या कर रहे थे, चीट कर रहे थे.
और यहाँ पे जो अकाउंट यानी कि जो हिसाब में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके वो लोग पैसे कमा रहे थे, यानी कि एग्रीकल्चर के जो पुअर फार्मर है उन लोगों को ज़्यादातर कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट हैड अ नेशनलाइज्ड बैंक विच रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी लैंडर्स। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आफ्टर 1947 गवर्नमेंट ने कुछ बैंक्स को नेशनलाइज किया और उससे जो मनी लेंडर्स से उनका जो इंपॉर्टेंस होता वो रिड्यूस होने लगा। एंड गवर्नमेंट हैज एक्सपांडेड इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर फाइनेंस बाय कंस्ट्रक्टिंग रीजनल रूरल बैंक इन 1975। सो प्लीज फ्रेंड मेक अंडरलाइन government has expand institutional agriculture finance by constructing RRB बैंक यानी कि रीजनल रूरल बैंक इन 1975 एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दैट इज द नाबार्ड इन 1982। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे हमें ये दोनों जो ईयर लिखे दोनों साल को याद रखना है कि 1975 की अगर बात करें तो 1975 में जो रूरल बैंक रीजनल रूरल बैंक की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी और 1982 की बात करें तो नाबार्ड बैंक की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ड्यू टू ऑल दिस एफर्ट्स द रोल ऑफ मनी लेंडर्स फेल डाउन टू 27%। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि 71.6 यानी कि हम यहाँ पे 72% ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रोल ऑफ मनी लेंडर की जो लास्ट की अगर हम बात करें कि जो भी यहाँ पे नाबार्ड है या तो आरआरबी की एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद ये कितना हो गया 27%। तो यहाँ पे आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि यहाँ पे देख सकते हो कि 72 यानी कि 72 और यहाँ पे 27 यानी कि 27 fell down to 27% were remaining entire agriculture credit managed by institutes, and these factors prove that farmers are paying higher cost oil credit and due to that the revenue यानी कि profitability remains very low। अगर समझो कि जो फार्मर है वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ज़्यादा उनको कॉस्ट हो रही है, तो उससे जो उनकी रेवेन्यू जो प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी वो क्या होगी, कम। एंड एज अ प्रॉफिट्स आर रिमेनिंग वेरी लो, फार्मर्स आर नॉट मच इंटरेस्टेड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑन टू डू एग्रीकल्चर ओरिएंटेड वर्क एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एज ऑल्सो लो रिमेन्स। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो ज़्यादातर अगर बात करें कि जो प्रॉफिट था यहाँ पे वो ज़्यादा नहीं रहता था, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो फार्मर्स है वो लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं थे कि प्रोडक्टिविटी करे एग्रीकल्चर में, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इसीलिए वो क्या रही, रिमेन्स लो। तो आपको पता ही हो गया यहाँ कि जो अगर जो भी फार्मर जो भी फाइनेंस लेने के लिए अगर समझो कि जा रहे हैं, तो अगर उनको जो फाइनेंस है वो हाई कॉस्ट में मिल रहा है तो उससे क्या होगा कि वो उनको यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। सो वो लोग यहाँ पे प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे जो सेकंड टॉपिक था दैट इज द एग्रीकल्चर फाइनेंस, कि मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सो प्लीज फ्रेंड विद इन 2 मिनट्स रीड द एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड देन वी विल गोइंग फॉर द नेक्स्ट एंड थर्ड टॉपिक दैट इज द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। सो प्लीज फ्रेंड कंटिन्यू इट एग्रीकल्चर फाइनेंस।
Okay, friend. The third one, that is the agriculture marketing. Yes. Due to weak infrastructural facility in Indian remote village are not having adequate road or transportation facility to connect agriculture market. यानी कि फ्रेंड आपको शायद पता होगा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ज़्यादातर कहाँ पे है, तो रूरल एरिया यानी कि विलेजेस एरिया में। और जो रिमोट विलेजेस है यानी कि जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो कुछ जो डेवलप यहाँ पे रूरल एरिया नहीं है, यानी कि अनडेवलप अंडर डेवलप जो विलेजेस है, उनकी वहाँ पे बात करें तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी जो कम है, और वहाँ पे रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन होगा वो एग्रीकल्चर यानी कि फार्मर के पास से लेके मार्केट तक उस प्रोडक्टिविटी को ले जाने के लिए हमें रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो एडिक्वेट यहाँ पे नहीं था रोड और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। Even agriculture markets have a different rates of produce at the time of season and at the end of season। यानी कि फ्रेंड जो एग्रीकल्चर मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ पे जो रेट्स होते हैं प्रोडक्शन के वो डिफरेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ सीजन, यानी कि जब सीजन होती है तब उनके रेट डिफरेंट होते हैं, और एट द एंड ऑफ सीजन यानी कि सीजन के एंड में भी जो रेट होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग। एंड मेजोरिटी केसेस हाई प्राइस बेनिफिट्स गो टू ट्रेडर्स एंड होल्डर्स, यानी कि जो यहाँ पे संग्रहखोरी करते हैं या तो जो ट्रेडर्स है उनको ही ज़्यादा यहाँ पे मेजोरिटी का ज़्यादातर केस में उनको ही बेनिफिट ज़्यादा था, ज़्यादा प्राइस मिल रही थी। फार्मर्स हु आर अंडर द डेप्ट आर फोर्स टू सेल देयर क्रॉप बिफोर क्रॉप गेट रेडी टू लोकल लेंडर्स एंड ब्रोकर्स। यानी कि फ्रेंड जो यहाँ पे फार्मर्स की अगर हम बात करें कि जो फार्मर्स है कि जो वो आर अंडर डेप्ट, यानी कि समझो कि उनके ऊपर कोई डेप्ट है, यानी कि उनको किसी को कोई पैसे देने हैं, उनके ऊपर डेप्ट होगी तो वो लोग ऐसे भी फोर्सफुली उनके लिए क्या होगा कि टू सेल देयर क्रॉप्स बिफोर क्रॉप गेट रेडी टू लोकल लैंडर्स एंड ब्रोकर। यानी कि फ्रेंड अगर उनके ऊपर कोई डेप्ट है तो वो लोग क्या करेंगे कि जो टाइम आएगा जब ज़्यादा प्राइस होगी उनके पहले वो क्या करते थे, क्रॉप्स को सेल कर देते हैं। फार्मर आर लिस्ट इंफॉर्मेटिव सो दे डू नॉट नॉलेज ऑफ मार्केट, यानी कि जो फार्मर है वो बेचारा अनएजुकेटेड है तो उनके पास कोई नॉलेज ही नहीं होगी अबाउट द मार्केट एंड नॉलेज ऑफ मार्केट रेट सेलिंग प्रोसीजर। देयरफॉर दे आर नॉट एबल टू गेट गुड रिटर्न्स ऑफ देयर क्रॉप्स एंड ड्यू टू दिस दे बिकम पेसिमिस्ट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे उनको लॉस ही होगा, और पेसिमिस्ट यानी कि लॉस क्रिएट होना, या तो हम बोल सकते हैं कि उनको अच्छा रिटर्न अगर नहीं मिल रहा है तो ज़्यादा बेनिफिट वो नहीं ले सकेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में देखा, ज़्यादातर कोई लेंदी पॉइंट नहीं है थर्ड पॉइंट, तो मैं आप लोगों को फिर से 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सो प्लीज़ फ्रेंड रीड द एग्रीकल्चर मार्केटिंग विद इन अ 1.5 मिनट, सो प्लीज़ कंटिन्यू इट। Okay friend, and now the fourth one, that is the rural social structure। रूरल सोशल स्ट्रक्चर यानी कि यहाँ पे हम विलेज एरिया की बात कर रहे हैं, गांव की बात कर रहे हैं कि वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है। तो देखते हैं यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड, यस, रूरल सोशल स्ट्रक्चर। इंडियन फार्मर्स आर फेटालिस्ट एंड हैविंग अ लिस्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि जो अगर हम यहाँ पे हमारे इंडियन फार्मर्स की बात करें कि जिनको ज़्यादातर यहाँ पे इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं होती है। रूरल सोसाइटी इज बाउंड विद द ओल्ड ट्रेडिशंस एंड स्ट्रक्चर,
यानी कि फ्रेंड अगर हमारे इंडिया की बात करें तो जो हमारी इंडियन सोसाइटी, जो रूरल सोसाइटी है, वो ज़्यादातर ट्रेडिशन, ओल्ड ट्रेडिशन यानी कि जो परंपरागत जो उन लोगों का जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें वो लोग बाउंड करते हैं, यानी कि फॉलो करते हैं। As they are fatalists, they accept of problems given by nature and accept the situation of scarcity। तो आप देख सकते हो कि जो ये फार्मर्स है वो फैटालिस्ट होते हैं, और वो लोग जो भी कंडीशन है, जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके ही क्या करते हैं, इस सिचुएशन में जो स्केरसिटी की सिचुएशन है उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो दे डू कल्टिवेशन फॉर देयर सब्सिस्टेंस ओनली। यानी कि फ्रेंड वो लोग कल्टीवेशन तो कर रहे हैं, प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन सब्सिस्टेंस ओनली, यानी कि खुद के लिए। दे आर नॉट हैविंग मोटिवेट्स टू अटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेशन एंड इंक्रीज इनकम। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे वो लोग जो भी कल्टीवेशन कर रहे हैं, वो कल्टीवेशन क्या किस लिए कर रहे हैं कि उनको लगेगा कि जो भी प्रोडक्शन होगा वो हम खुद यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे उन लोगों को जो बोल सकते हैं कि उनके पास कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं कि टू अटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या तो कल्टीवेशन का यहाँ पे डेवलपमेंट करे कुछ, और हमारी इनकम में कुछ इंक्रीमेंट लाए। एंड दिस इज रीजन वाई एग्रीकल्चर विद सेंटर पॉइंट ऑफ रूरल एरियाज इज हैविंग अ लो प्रोडक्टिविटी। तो फ्रेंड मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सो प्लीज़ फ्रेंड विद इन 1 मिनट रीड द रूरल सोशल स्ट्रक्चर। सो प्लीज़ फ्रेंड कंटिन्यू इट। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे जो फोर्थ टॉपिक था इन द, यस, इन द फर्स्ट वन दैट इज द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। यहाँ पे हमने देखा था कि जो तीन अलग अलग फैक्टर थे, द फर्स्ट वन दैट इज द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, देन सेकेंड वन दैट इज द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, और थर्ड वन दैट इज द अदर फैक्टर। जिसमें फर्स्ट वन कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, जिनके अंदर और भी अलग अलग चार फैक्टर थे कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और रूरल सोशल स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो आज के लेक्चर की इस बात करें, तो हमने आज के लेक्चर में सबसे पहले एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में सोचा। हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर फाइनेंस यानी कि जो भी पुअर फार्मर्स है, उन लोगों को समझो कि जो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी टू बाय फर्टिलाइजर, सीड एंड पेस्टिसाइड। तो लोग ज़्यादातर किसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड रहते थे, फॉर प्राइवेट मनी लेंडर्स। और 1951 में जो प्राइवेट मनी लेंडर्स थे, वो कितने परसेंटेज का यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड करते थे इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो 72% की, जो आज कितना है 27%। देन सेकंड वन दैट इज़ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और थर्ड वन दैट इज़ द रूरल सोशल स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड यहाँ तक आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया, और जो नेक्स्ट यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, और उसके बाद जो थर्ड वन दैट इज़ द अदर फैक्टर, कि जो फ्रेंड हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। सो आज की इस लेक्चर को हम यहाँ पे रखते हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, टेक केयर एंड बाय बाय।